चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिए, तो पाकिस्तान तो 5th जनरेशन में पहुंच गया और हम 4.5 जनरेशन के विमान खरीद रहे हैं। देखिए उस समय हमारे 4, 5, 6, 7, 8 कितने राफेल गिरे ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन सरकार ने जिस भाषा में इस बारे में बात की है, उसके अधिकारियों ने बात की है, उसका साफ मतलब है कि हमारे राफेल विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिराए गए और पाकिस्तान ने गिराए और बड़ी कामयाबी से गिराए। तो ये तो साफ है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर में इनका नुकसान हुआ है। 4.5 जनरेशन तो अब अतीत की बात हो गई। चाइना तो 6th जनरेशन पर काम कर रहा है, तो क्या हम चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट से अपना 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से मुकाबला करेंगे? कि हम राफेल के साथ अपनी मिसाइलें नहीं यूज कर सकते और इसके लिए भी हमें फ्रांस पर निर्भर होना पड़ेगा। तो एक तरह से हम एक बहुत ही महंगी डील कर रहे हैं और आगे भी ये हमें महंगा पड़ता रहेगा। देखिए इस पूरी डील में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। क्या कहेंगे अंकुर जी? देखिए पहली बात तो यह है कि ये राफेल शुरू से ही विवाद में फंसा रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह तो इसकी कीमत ही थी। इसी राफेल के लिए यूपीए सरकार ने जो डील की थी 126 राफेल खरीदने की, उसमें 526 करोड़ रुपए प्रति राफेल था और उसके साथ 2-3 शर्तें भी थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, भारत में उसका निर्माण होगा वगैरह वगैरह। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज थे। लेकिन मोदी सरकार ने, ध्यान रखिए, बिना टेंडर के 36 राफेल जेट्स खरीदे। एक राफेल की कीमत 1670 करोड़ रुपए थी, यानी पहले जिस कीमत पर खरीदा जा रहा था उससे 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। फिर इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं था। इसमें एक ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो अनिल अंबानी को दिया गया था, जिनके पास कोई उसके पहले की इस तरह की योग्यता नहीं थी, ना कोई डिफेंस कंपनी थी, आनन फानन में बनाई गई थी और उसको अनिल अंबानी को ले जाके और कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तीसरी बात, फ्रेंच मीडिया में लगातार राफेल डील में किकबैक के आरोप लगाए गए हैं, फेक इनवॉइस के आरोप लगाए गए हैं। उनकी जांच वहां चल रही है, लेकिन भारत सरकार ने कभी उस जांच में मदद नहीं की, इसलिए वो सिरे नहीं चढ़ पाई। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लीपापोती कर दी गई, बंद लिफाफे में राफेल डील के कागज दिए गए, उसको ओके कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है हम सब जानते हैं, तो ये छिपाने की कोशिश थी। तो एक तो ये कि राफेल खरीदना, इतने महंगे राफेल खरीदने का मतलब क्या था। अभी भी बताया जा रहा है कि 12 से 18 राफेल तो वहीं से सीधे आएंगे, उनमें भारत में कुछ भी उनका निर्माण नहीं होगा। फिर जो राफेल यहाँ निर्मित किए जाएंगे उनमें क्या नट बोल्ट कसने का काम शामिल है, असेंबलिंग का काम है कि मैन्युफैक्चरिंग होगी? अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, 30% का काम अगर ये है कि वहां से आप पार्ट्स लाएंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे, असेंबल करेंगे, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? फिर तो ये इंडिजिनस की बात करना एक तरह से भ्रम पैदा करना है, देश को धोखा देना है, तो ये भी गलत है। तीसरी बात, आपने एक जो महत्वपूर्ण बात उठाई सोर्स सोर्स कोड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, जिसमें एआई, इंटरनेट वारफेयर और तमाम तरह के जो हमारे पास मिसाइल सिस्टम है या राडार सिस्टम है उनके साथ इंटीग्रेट करना उसको। अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है तो ये नहीं हो पाता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पर काफी चर्चा हुई कि हम राफेल के साथ अपनी मिसाइलें नहीं यूज कर सकते और इसके लिए भी हमें फ्रांस पर निर्भर होना पड़ेगा या उन कंपनियों पर निर्भर होना पड़ेगा, विदेशी कंपनियों पर, जिन्हें फ्रांस विश्वसनीय मानकर हमें देगा। तो वो एक निर्भरता हमारी बन जाती है। फिर फ्रांसीसी कंपनियों का जो मेंटेनेंस है वो भी महंगा है, स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। तो एक तरह से हम एक बहुत ही महंगी डील कर रहे हैं और आगे भी ये हमें महंगा पड़ता रहेगा। जो दूसरे विकल्प थे जिनके साथ ये माना जाता है, जैसे सुखोई 35 के बारे में, जो रूसी फाइटर जेट है जो कि 4th जनरेशन का, वो भी 4th जनरेशन का है और ये भी 4.5 जनरेशन का, और राफेल भी 4.5 जनरेशन का है। लेकिन सुखोई के साथ ये है कि रूस हमेशा से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार होता है, सोर्स कोड देता है, भारत में निर्मित करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास चूंकि 40-50% जो हथियार हैं वो रूस से निर्मित है, रूसी हैं,
तो उनके साथ इंटीग्रेट करने में हमें उतनी दिक्कतें पेश नहीं आती हैं। S-400 भी हमारा रूसी है, तो ये प्रेफरेंस हो सकता था कि हम रूसी फाइटर जेट्स के लिए जाते इंस्टेड ऑफ राफेल। तो ये एक बड़ी संख्या। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिए। अभी जो स्टिल्थ, जो बहुत पावरफुल और सबसे लेटेस्ट उसके फाइटर जेट्स हैं, वो डिलीवर किए हैं। तो पाकिस्तान तो 5th जनरेशन में पहुंच गया और हम 4.5 जनरेशन के विमान खरीद रहे हैं। तो भविष्य के लिए क्या हमको आगे नहीं सोचना चाहिए था? जी मुकेश सर, आपको लगता है कि ये आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उस टाइम रफाल का बहुत जिक्र हुआ और पाकिस्तान ने तो चलो उनके दावे मानते भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक जिक्र हुआ और फ्रांस ने भी बाद में, चीन भी बोला, सब लोग रफाल पर बोले। ये भी कहा गया कि चीन अपना ज्यादा बेचना चाहता है, इसलिए फ्रांस को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खामियां दिखी लोगों को। आपको लगता है नई डील करने से पहले उन खामियों, तकनीकी खामियों पे कुछ जवाबदेही, कुछ बात की गई होगी कि रिपीट हो गया सिर्फ? देखिए, उस समय हमारे 4, 5, 6, 7, 8 कितने राफेल गिरे, ये हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस भाषा में इस बारे में बात की है, उसके अधिकारियों ने बात की है, उसका साफ मतलब है कि हमारे राफेल विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिराए गए और पाकिस्तान ने गिराए और बड़ी कामयाबी से गिराए। तो ये तो साफ है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर में इनका नुकसान हुआ है। और तो अब यह है कि राफेल जो चीनी विमान है, पाकिस्तान तो चीनी विमान यूज कर रहा है, तो चीनी विमान से क्या मुकाबला करने में सक्षम है? और दूसरा जो प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, राडार है, एवियोनिक्स है, या इस तरह की जो चीजें, मिसाइल्स हैं, उनसे इंटीग्रेट करना आसान होगा? क्या हम इसके लिए फ्रांस पर निर्भर रहेंगे? कहा जा रहा है कि सोर्स कोड एक हद तक वो शेयर करेगा, सोर्स कोड शेयर नहीं करेगा, कुछ एक इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। तर्क ये दिया जाता है कि अगर उन्होंने सोर्स कोड दिया और वो लीक हो गया रूस को या चीन को, तो उनको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी हथियारों की डील कर रहे हैं 3.25 लाख करोड़ रुपए की, और आपका वेंडर, आपको एयरक्राफ्ट बेचने वाला आप पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं है, तो आप उस पर किस बिना पर भरोसा कर रहे हैं? वो क्या भरोसा है कि कोई युद्ध के दौरान वो आपको धोखा नहीं देगा? आपको जरूरी जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं या दूसरी जरूरियात हैं, जो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं, अगर वो नहीं देता है तो आपकी तो गाड़ी रुक जाएगी, आप तो युद्ध में फंस जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं कि एक विश्वसनीय पार्टनर भी होना चाहिए, केवल हथियारों के विश्वसनीय होने का मसला नहीं है, एक ऐसा देश भी होना चाहिए। जी, रूस से दूरी बनाने के कारण इधर फ्रांस की तरफ और बाकी जगह जा रहे हैं, रूस से तेल में भी, हथियारों में भी, हर जगह से, क्योंकि ट्रम्प का डर। हो सकता है कि इसके पीछे किकबैक भी एक बड़ा रीजन है। पिछली बार डील में जो प्रश्न उठे थे वो भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते यकीन के साथ, क्योंकि प्रमाण तो है नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि तमाम बड़ी जो डिफेंस की डील होती है उनमें पैसा लिया और दिया जाता है। और अगर ये कोई इस तरह का गोपनीयता, देखिए इस पूरी डील में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। बार बार यही आरोप लगता रहा मोदी सरकार पर कि उसने बहुत ज्यादा सीक्रेसी बरती। तो क्यों बरती, क्या वजह है? क्या डिफेंस डील के जरिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड थे हमारे यहाँ, उनके जरिए चंदा इकट्ठा किया जाता था, उसी तरह से क्या ये भी इकट्ठा किया जा रहा है? या क्या इस डील में कहीं अडानी भी शामिल हो गया आगे चलकर? क्या जो कहा जा रहा है कि इंडियन पार्टनर जो होगा वो कौन होगा? टाटा होगा या HLL होगा या फिर अडानी होंगे? अडानी ने भी अपनी डिफेंस कंपनी शुरू कर दी है, तो क्या उनके लिए ये डील की जा रही है? तो ये समझने की बात है कि बात क्या है जो इतने सारे विमान खरीदे जा रहे हैं, और वो भी आगे की सोच कर नहीं। 4.5 जनरेशन तो अब अतीत की बात हो गई। चाइना तो 6th जनरेशन पर काम कर रहा है। तो जब 6th जनरेशन पे काम कर रहे हैं, आगे हमें केवल पाकिस्तान को सामने रखकर तो ये फाइटर जेट्स नहीं खरीदना चाहिए। हमारा असली मुकाबला तो चीन से हो सकता है, अगर इस तरह की नौबत आई तो क्या हम चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट से अपना 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से मुकाबला करेंगे? तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है जिनके जवाब सरकार नहीं दे रही है।